So today we'll learn about scoliosis. Scoliosis is what? Scoliosis is an abnormal structure of your spine that has convexity and concavity in your spine in frontal plane. Because in sagittal plane there is already convexity and concavity, but that is the normal curvature. If you see in sagittal plane, there is a lordoid curvature on your cervical spine. There is kyphotic structure or convexity structure over your thoracic spine and concavity toward the lordosis, right? That lumbar, sorry. So what happens in abnormal spine? It is because of three reasons. It could be because of your structural changes, it could be because of congenital changes or congenital scoliosis, and it could be because of neurological. What happens in structural scoliosis? Structural scoliosis has been checked in three stages, like in infantile, juvenile, and adolescent. Infantile occur 0 to 3 year of age, and that is only 1% we have seen in our research cases. And in 4 to 11, that is in juvenile stage, and in adolescent you will see in 11 to 15 or 16 year of age that started with the structural changes in your spine, and that is the structural idiopathic causes, जिनके अभी तक हमें एग्जैक्टली कॉजेस पता नहीं है. अगर हम स्ट्रक्चरल कॉजेस के बारे में जाने तो व्हाई इट हैपेंस, एक्चुअली स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस होती क्यों है? बिकॉज हमारा जो एंटीरियर वर्टिब्रल बॉडी होती है उसका आर्च इंक्रीज हो जाता है, या एंटीरियर वर्टिब्रल बॉडी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से पोस्टीरियर वर्टिब्रा वेजिंग में चली जाती है. अब अगर आप एक एक्सरे देखोगे तो यू कैन सी ओवर दिस साइड. सी, आपको थोड़ा सा पास में आना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पास में एक्चुअली. अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो इस वाले पार्ट पे आपके एंटीरियर लेटरल जो आपके वर्टिब्रा है वो इंक्रीज, उसका आर्च इंक्रीज हो रखा है. उसके आर्च के इंक्रीज होने की वजह से जो पोस्टीरियर आर्च होता है वो डिक्रीज हो जाता है. Structural scoliosis occur because of anterior growth of spine causes rotation of vertebral body. Spinal shear load directed dorsally. जो spinal shear force होता है वो dorsally जाता है, मतलब posteriorly, पीछे की तरफ, क्योंकि anteriorly आपकी vertebra increase हुई. अब जो pressure है, सी, एंटीरियरली वर्टिब्रा इंक्रीज हुई तो जो उसका पीछे की तरफ प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, पोस्टीरियरली प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ पे इंक्रीज होगा, क्योंकि आगे की तरफ से तो ये इंक्रीज हो रहा है तो पीछे क्या होगा, ऐसे प्रेशर जाएगा पीछे की तरफ, जिसकी वजह से आपकी जो थोरेसिक स्पाइन होती है ना उसकी काइफोसिस भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पोस्टीरियरली तो शेयर लोड इंक्रीज हो रहा है, शेयर लोड के इंक्रीज होने से जो काइफोसिस होती है वो डिक्रीज हो जाती है. इसलिए हमें मोस्टली एक्सरसाइजेस ना फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस करानी चाहिए. अब ये जो एंटीरियर आर्च इंक्रीज होता है इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी काइफोसिस डिक्रीज नहीं होती, एंटीरियर आर्च के इंक्रीज होने से रोटेशन और बेंडिंग भी होती है. तो एक्चुअली स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस में आप देखोगे कि किस किस वजह से होता है, या तो हेमी वर्टिब्रा की वजह से होगा, या सेगमेंटल वर्टिब्रास की वजह से होगा, और ये आपको मोस्टली टीवी ऑफ स्पाइन में भी देखने को मिल सकता है कि ये आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. एंड सम रीजंस देयर आर इडियोपैथिक एडोल्सेंट चेंजेस, जिसके कोई एक्चुअली में कॉजेस नहीं है. अब अगर आप नॉर्मली यहाँ पे स्पाइन देखोगे तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कॉनकेव साइड में कौन कौन सी मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्टेड या कंप्रेसिव फोर्सेस में रहती हैं, और कॉन्वेक्स साइड में कौन कौन सी मसल्स हैं जो आपकी रिलैक्स या फिर स्ट्रेच या टेंशन कंडीशन में रहती है, टेंसाइल फोर्सेस उस पर ज्यादा लगते हैं. ठीक है. अगर आप स्कोलियोसिस देखोगे तो कॉन्वेक्स साइड आपकी सर्वाइकल में, मतलब यहाँ पे आपकी जो अपर ट्रैप्स है वो क्या होती है, स्ट्रेच रहती है. कैसे? मान लो ये आपकी कॉन्वेक्स साइड है और ये कॉन्केव है, अगर मेरी नेक इधर है तो आपकी जो अपर ट्रैप्स है वो क्या होगी, स्ट्रेच कंडीशन में रहेगी. उसी तरीके से दूसरी साइड जो आपकी कॉन्केव साइड है नेक में, लिवेटर स्कैपुला है आपका, यहाँ से जो यहाँ तक जाता है वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा. इसका मतलब है कि आपकी कॉन्केव साइड का जो कंधा है वो थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, और जो कॉन्वेक्स साइड का कंधा होगा वो डाउनवर्ड रहेगा. ठीक है. तो और आपकी जो स्केलिन है वो भी इस साइड की टाइट रहेगी. ठीक है. स्केलिन इज ऑल्सो योर एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल. अब एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल की वजह से क्या होता है कि आपको इस तरफ की स्केलिन को रिलैक्स करना है. जब भी आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराओगे तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी लेफ्ट साइड की अगर कॉन्केविटी है तो उस साइड में आपको स्केलिन मसल को एक्टिवेट नहीं होने देना है. ठीक है. अब कॉन्वेक्स साइड में क्या क्या होता है, कौन कौन सी मसल पे टेंसाइल फोर्स इंक्रीज होता है या कौन सी स्ट्रेच कंडीशन में ज्यादा होती है, इरेक्टर स्पाइने, रोम्बॉइड, मिडल ट्रैप्स, मल्टीफिडस, एक्सटर्नल ऑब्लिक. इरेक्टर स्पाइने के स्ट्रेच होने से क्या होगा, आपकी जो कॉन्वेक्स साइड की मतलब आपकी स्पाइन है उसकी जो इरेक्टर स्पाइन है वो लॉन्गेटेड रहेंगी. लॉन्गेटेड होने से उनके बीच के जो लिगामेंटम फ्लेवम है वो स्ट्रेच कंडीशन में रहेंगे. आपकी जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है वो भी स्ट्रेच कंडीशन में रहेगी, और एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट भी स्ट्रेच कंडीशन में रहेगी. और इसके ज्यादा स्ट्रेच और टेंसाइल फोर्स इंक्रीज होने की वजह से जो प्रोप्रियोसेप्टिव होता है वो लॉस हो जाता है.
प्रोप्रियोसेप्शन लॉस होगा आपका कॉन्वेक्सिटी साइड में, ठीक है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग, रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हो सकते हैं। आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट होगा, वो लो हो जाएगा। और जो दूसरी साइड का आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दैट इज ऑन द कॉन्केव साइड, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? जिस साइड में मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे आते हैं। एक्चुअली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता क्या है? सिंपैथेटिक का मतलब समझना, कोई सिंपैथी लेना चाह रहा है, जब कोई सिंपैथी लेता है तो उसे पैनिक अटैक, मतलब दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, दिस इज नॉट द रीजन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मोस्टली लोगों को पैनिक अटैक्स या फिर किसी को बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होना, तो लोगों की आंखें ब्रॉड हो जाती हैं, तेज तेज सांस लेते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, उनका गट हेल्थ सही नहीं रहता है, राइट। और शुगर उनको टेक ज्यादा लेने मन करते हैं कि शुगर ज्यादा लो, राइट। तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें वेसो कंस्ट्रिक्शन भी ज्यादा होती है और मसल कंस्ट्रिक्शन, मसल टाइट, स्टिफनेस, ये सब ज्यादा होती है। वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हर चीज रिलैक्स रहती है, वेसो डायलेटेड रहेगी, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी, आपकी आइज कंस्ट्रिक्टेड रहेगी, ना कि आइज पूरी डायलेटेड रहेगी। आइज डायलेटेड तब होती है जब आप शॉक में होते हो, ठीक है, तो वो सिंपैथेटिक में आता है। अब नाउ इन दिस कंडीशन आपकी मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड और कंप्रेसिव फोर्सेस में है, तो इसलिए जिस तरफ भी मसल पे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है या कंप्रेसिव फोर्सेस होते हैं, वहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा वर्क कर रहा होता है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपकी बॉडी में विस्ट्रल चेंजेस भी होते हैं। वहीं इस साइड में जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड कंडीशन में है, तो इसमें हमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इवैक्यूएट करना है और यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ना 75% रोल होता है आपकी वेगस नर्व का। तो अगर आप किसी के अंदर इंटरवेंशन करने जा रहे हो ना, तो यू शुड मोस्टली फोकस ऑन वेगस नर्व स्टिमुलेशन इन, जब भी आप न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग कराओगे तब, इन स्कोलियोसिस। नाउ अगर आप इरेक्टर रोम्बोइड्स की बात करो, तो रोम्बोइड क्या करता है, आपकी जो स्पाइन है उसे अपनी तरफ खींच के रखता है, बट इसमें जो स्पाइन है वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, ठीक है, वो स्ट्रेच कंडीशन में। मिडिल ट्रैप्स आपके स्ट्रेच्ड है, मल्टीफिडस आपकी स्ट्रेच्ड है। अब मल्टीफिडस के स्ट्रेच होने से क्या होता है, जो आपकी मल्टीफिडस है वो अपनी स्पाइन को अपनी तरफ घुमाती है, बट एक्चुअली क्या है, कॉन्वेक्स साइड में कभी भी आपकी स्पाइनस प्रोसेस नहीं रहती। जहां आपकी कॉन्केव साइड होती है वहां पे आपकी स्पाइनस प्रोसेस घूमती है। मान लो अगर ये कॉन्केव साइड है तो इस तरफ ही आपकी स्पाइनस प्रोसेस होगी, और जो वर्टिब्रा होगी वो दूसरी तरफ घूमेगी, लाइक ऑन द कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। तो इस साइड आपकी मल्टीफिडस भी वीक रहेगी और एक्सटर्नल ऑब्लिक भी आपकी स्ट्रेच में रहेगी। वहीं इस साइड आपकी इरेक्टर स्पाइन जो होगी वो आपकी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होगी। अब आपकी इरेक्टर स्पाइन कॉन्ट्रैक्टेड है और पेक्स और सेरेटस एंटीरियर स्ट्रेच है। जब आपकी स्पाइन रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, तो इस साइड में क्या हो रहा है, आपकी रिब्स भी आगे की तरफ आ रही है। रिब्स आगे की तरफ आएगी तो जो ये पैक्स हैं वो भी टाइट होंगे। रिब्स के साथ आपकी सेरेटस एंटीरियर होती है, तो जब सेरेटस एंटीरियर भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होगी तो वो भी आगे की तरफ आ रही है, आपकी रिब्स मूव कर रही है। अब सेरेटस एंटीरियर के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो आपका स्कैपुला होता है वो प्रोट्रैक्शन में चले जाता है, ठीक है, मतलब स्लिप आउट हो जाएगा। देन वी वर्क ऑन मल्टीफिडस। मल्टीफिडस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही आपकी जो स्पाइन है वो कॉन्केव साइड में मूव कर जाती है, क्योंकि जो मल्टीफिडस होती है वो आपकी स्पाइनस प्रोसेस टू ट्रांस अनदर वर्टिब्रल ट्रांसफर प्रोसेस पे इंसर्ट होती है। मतलब अगर मल्टीफिडस इस वाले से है तो नीचे वाले के ट्रांसफर प्रोसेस पे होगी, ठीक है। तो मल्टीफिडस का रोटेशन, मल्टीफिडस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पाइनल रोटेशन होता है टुवर्ड द कॉन्केव साइड, ऑलवेज रिमेंबर इट, ठीक है। देन जो आपकी इंटरनल ऑब्लिक होगी, क्योंकि ये इंटरनली बॉडी घूम रही है आगे की तरफ अंदर, तो आपकी इंटरनल ऑब्लिक भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। अब अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो जो आपकी क्वाड्रेटस लंबोरम है, लंबर साइड में अगर आपकी क्वाड्रेटस लंबोरम कॉन्ट्रैक्टेड है तो उसकी वजह से आपका जो पेल्विस होगा वो भी अपर जाएगा, और आपकी ग्लूटियस मीडियस इस कंडीशन में ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होती है, मतलब सॉरी ग्लूटियस मीडियस नहीं, हाँ, आपकी ग्लूट्स मैक्स, ग्लूटियस मीडियस एंड सेमीटेंडनस ये ओवरवर्कड होती है, ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इट इज ओवरवर्कड। नाउ मल्टीफिडस एंड इरेक्टर स्पाइन इज आल्सो ओवरवर्कड ओवर द लंबर कॉन्केव साइड, एंड वहीं कॉन्वेक्स साइड जो क्वाड्रेटस लंबर और ग्लूटियस मीडियस और मैक्स है वो वीक होती है। अगर आप नाउ वी कम ऑन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चरल में जो मैंने अभी बताया कि आपकी स्पाइनस प्रोसेस रोटेट होती है, बेंडिंग होती है, ठीक है, एंड वर्टिब्रा जो होती है वो कॉन्वेक्स साइड मूव होती है। तो क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्पाइनस प्रोसेस रोटेट ऑन द कॉन्केव साइड, वर्टिब्रा ऑन कॉन्वेक्स साइड। स्ट्रक्चरल में जो आपकी स्पाइनस प्रोसेस होगी, मान लो अगर इधर बेंडिंग है तो इधर ही स्पाइनस प्रोसेस रोटेट होगी, एंड जो आपकी वर्टिब्रा है वो इस तरफ घूमेगी, ठीक है। कपल्ड मोशन, इसीलिए इसे कहते हैं कपल्ड मोशन, कि इसमें रोटेशन भी हो रही है और बेंडिंग भी हो रही है। वहीं फंक्शनल स्कोलियोसिस में देयर इज नो रोटेशन,
ओनली बेंडिंग, ओके। एंड अगर हमें टेस्ट करना है तो हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, एडम फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट, जिसको हम स्कोलियोमीटर से चेक करते हैं। स्कोलियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर इंक्लाइनोमीटर, एक मरकरी होता है। जब आप आगे की तरफ फ्लेक्स करते हो तो आपका एक रिब हम्प निकल आता है, ठीक है, रिब के ऊपर हो जाता है। उससे ये पता चलता है कि आपका जो ट्रंक है वो कितना ज्यादा रोटेटेड है, तो वो आपका स्कोलियोमीटर से पता चलता है। वहीं कॉप्स एंगल निकाला जाता है। आपका रेस्पिरेशन चेक करने के लिए आप एफआरसी और एफवीसी कर सकते हो। व्हाट इज एफआरसी? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड फंक्शनल वाइडल कैपेसिटी, ठीक है। देन राइजर साइन, राइजर साइन क्या है? एक्चुअली मेच्योरिटी ऑफ बोन, कि आपकी बोन ज्यादा मैच्योर तो नहीं हो गई है। अगर बोन मैच्योर हो जाएगी तो इसका मतलब है एंटीरियर आर्च बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो आप अपनी स्कोलोसिस एग्जैक्टली पूरी तरीके से करेक्ट नहीं कर सकते हो। देन हम आते हैं न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट ऑन स्कोलोसिस के। न्यूरोलॉजिकल क्या क्या इफेक्ट होते हैं? सोमैटोसेंसरी डिस्फंक्शन होता है, नोटम मॉडल एंड वॉल्टर रीड विजुअल असेसमेंट स्केल। सोमैटोसेंसरी डिस्फंक्शन में क्या होता है कि आपकी जो सोमैटिक सिस्टम है उसमें डिस्फंक्शन हो जाता है। जैसे कि आप डायरेक्ट जो डिस्फंक्शन होता है वो होता है स्केलेटल, आर्थ्रोडियल एंड मायोफेशियल। जो जब भी आपका सोमैटिक डिस्फंक्शन होगा तो उसमें जो आपका स्केलेटल है वो डिस्फंक्शन में चले जाएगा, और जो जॉइंट है वो डिस्फंक्शन में चले जाएगा, और जो मस्कुलर फेशियल है वो डिस्फंक्शन में चले जाएगा। अब स्केलेटल, जॉइंट, और क्योंकि स्कोलियोसिस में यू कैन सी देयर इज अ स्केलेटल डिस्फंक्शन, देयर इज अ फेशियल डिस्फंक्शन, देयर इज अ फंक्शनल डिस्फंक्शन। तो इस ये क्यों होता है? सोमैटिक डिस्फंक्शन हुआ तो देयर इज समथिंग सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एएनएस, दे ऑल वर्क टुगेदर, और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होता है। और उसमें क्या होता है, सोमैटिक डिस्फंक्शन से आपके जो टिश्यू टेक्सचर होता है वो ज्यादा टाइट भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं। एसिमेट्रिकल चेंजेस, एसिमेट्रिकल चेंजेस मतलब एक तरफ स्पाइन कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक तरफ कॉन्वेक्सिटी में जा रही है। रेस्ट्रिक्शंस होंगे, टेंडरनेस भी प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि कई बार स्कोलियोसिस का एंगल बहुत ज्यादा इंक्रीज होने से पेन भी आ जाता है, ठीक है। नोटम मॉडल आपका बेस्ड होता है न्यूरो ऑसियस टाइमिंग ऑफ मैचुरेशन, मतलब आपकी बोन कितनी ज्यादा मैच्योर हो गई है। कई बार बहुत ज्यादा इलॉन्गेशन हो जाती है स्पाइन में, स्पाइन की बहुत ज्यादा इलॉन्गेशन या वाइडनिंग की वजह से उसमें चेंजेस हो जाते हैं। तो जो नोटम मॉडल है ये आपकी दो चीजों पे डिपेंड होता है, एक तो ऑसियस स्केलेटर पे और एक आपका न्यूरल स्केलेटर पे, ठीक है। देन हम लिगामेंट पे आए तो लिगामेंटम फ्लेवम जो होती है कॉन्केव साइड की वो ज्यादा टाइट होती है। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो होती है कॉन्वेक्स साइड की वो स्ट्रेच होती है। स्ट्रेच होने की वजह से जो प्रोप्रियोसेप्टिव लॉस होता है वो स्ट्रेच लिगामेंट्स का हो जाता है। और ज्यादा लिगामेंट के स्ट्रेच होने से क्या होता है, आपकी जो बॉडी है उसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिटी हो जाती है। बॉडी में फ्लेक्सिटी होने की वजह से आपका जो बॉडी का फंक्शन है वो सही से नहीं होता। फेसेट कैप्सुलर लिगामेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब जो आपकी फेसेट है अगर रोटेशन हो रही है तो आपका जो फेसेट है वो तो दोनों तरफ से ही डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है। देखो ये साइड साइड में दोनों तरफ फेसेट है, ठीक है। अब अगर ये रोटेट करेगा तो फेसेट जॉइंट जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो तो दोनों तरफ से टॉर्जन में जा रहा है। अब आपका ये जो एंटीरियर आर्च इंक्रीज हुआ, ठीक है, एंटीरियर बॉडी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ये किस पे डिपेंड होता है कि आपके वॉल्स लॉ और डेविस लॉ पे वर्क करता है। व्हाट इज वॉल्स लॉ? जो वॉल्स लॉ होता है वो ये कहता है कि आपकी बॉडी की जो प्रेशर है अगर वो आगे की तरफ ज्यादा जा रही है, मतलब जिस तरफ पे बोन पे जहां ज्यादा लोडिंग हो रही है, मतलब मैकेनो ट्रांसडक्शन ज्यादा हो रहा है, लोडिंग ज्यादा हो रही है, वहां पे बोन डेंसिटी अच्छी होती है। अगर आपकी लोडिंग कम होगी तो आपकी जो बोन डेंसिटी है वो अच्छी नहीं होगी। डेविस लॉ भी इसी पे ही वर्क करता है। डेविस लॉ लेकिन सॉफ्ट टिश्यूज पे वर्क करता है। जो सॉफ्ट टिश्यू पे अगर लोडिंग होती है जैसे कि लिगामेंट टेंडन, इन पे अगर लोडिंग अच्छी होती है तो उनकी हीलिंग भी जल्दी होती है। देन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे वो स्कोलियोसिस में वर्क करता है। वहीं अगर आप इसमें कॉप्स एंगल देखो तो कॉप्स एंगल हम कैसे निकालते हैं, जो सबसे ज्यादा बेंडेड या फिर रोटेटेड वर्टिब्रा होती है ना, टिल्टेड वर्टिब्रा, तो सबसे ज्यादा टिल्टेड वर्टिब्रा होगी, आप उसको ढूंढोगे। देखो ये बिल्कुल सीधी है, ये सब पहली और सबसे ज्यादा टिल्टेड वर्टिब्रा है। आप यहाँ से एक लाइन लोगे, वैसे ही आप ना नीचे ऐसे करते करते आओगे और यहाँ पे देखोगे कि ये सबसे टिल्टेड वर्टिब्रा है, यहाँ पे लाइन खींचोगे। अगर आपके एक्सरे में स्पेस है तो आपका यही एंगल है कॉप्स एंगल। मान लो नहीं है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे रखोगे एक 90 डिग्री की लाइन खींचोगे, फिर यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे एक 90 डिग्री की लाइन खींचोगे, और वो जहां पे भी इंटरसेक्ट होगी वो आपका कॉप्स एंगल होगा, ठीक है। एंड आफ्टर सर्जरी
हमें कैसे पता चलेगा, मान लो स्कोलियोस की सर्जरी हो गई है, इट इज टोटली गॉन गुड, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो इम्प्रूव्ड जो हो रहा है, आगे की जो मसल्स हैं उसके एक्टिवेटेड हैं कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? हम टीए का असेसमेंट करेंगे। टीए इज tibialis anterior. Why only tibialis anterior? Why not spinal muscles? Why not other muscles? Because actually क्या होता है, TA has most somatosensory effect उस कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट से होते हुए जाता है अपर मोटर न्यूरॉन के और लोअर मोटर न्यूरॉन तक जाता है। तो दिस इज द ओनली मसल एंड गैस्ट्रोसिनिमस ऑल्सो, जो डिस्टल मसल होती हैं वो हमारी सबसे पहले इफेक्ट होती है किसी भी सर्जरी के बाद, ठीक है। तो हम इसीलिए टीए का असेसमेंट करते हैं। कैसे करोगे आप? ईएमजी के थ्रू करोगे, एमईटी के थ्रू या फिर ईएनजी के थ्रू। इससे आपको ये पता चलेगा वो कितनी इंप्रूव हो रही है। अगर अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है दैट मीन सर्जरी जो हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। दैट्स इट फॉर ऑल टुडे। अगर आप लोगों को और कुछ जाना, यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस. So we'll let you know about it. And if you had any questions, you can ask for the questions also. I will let you know for the answers. Thank you.